लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को स्टार्ट किए। मेरे को 2 दिन ही हुए हैं, मेरे को 3 सब्सक्राइबर बन चुके हैं। और मेरे को एक मैंने बनाई थी अपनी शॉर्ट्स, उसमें मुझे बहुत अच्छा मिला है रिटर्न। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार के लिए शुक्रिया। तो हम ऐसे ही, मैं वीडियो और बनाता भी रहूँगा। और किसी को भी कुछ चीज़ समझ ना आए तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसकी सारी चीज़ की क्लैरिटी करूँगा। ठीक है, चलो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग एरे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रिंग, दो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और एरे का नाम, एरे 1, एरे 2, एनीथिंग, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। और स्ट्रिंग एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। और मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी कि इसमें कितनी वैल्यूज होंगी, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज कैसे डालते हैं, जैसे एरे का नाम और 0। और अगर स्ट्रिंग लिया है तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यू डालनी पड़ेंगी। सपोज मैं फ्रूट्स के नेम डाल रहा हूँ, मैंगो। वैसे ही मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, और 0, 1, 2, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एप्पल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोई भी फ्रूट, लीची। ओके, अब मुझे सेकंड रीड करना है कि सेकंड एलिमेंट कौन सा है इसमें। यस ओ, मैं दिया 1, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो मुझे सेकंड एलिमेंट करने के लिए मुझे 1 डालना पड़ेगा। अब एप्पल दे दिया। अब मैं इसी तरह इसमें लूप कर सकता हूँ। क्यों, कैसे, सपोज अगर मैंने देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, हालांकि मुझे पता है कि ये 5 है, पर बाई चांस मुझे नहीं पता कि इसकी एरे लेंथ कितनी है, तो मैं पता कैसे कर सकता हूँ, एरे 1 डॉट, देखेंगे आप यहाँ पे लेंथ। ठीक, क्योंकि मैंने इसके अंदर 5 एलिमेंट्स की जगह बनाई है कि मेरे को 5 वेरिएबल डालने हैं। हालांकि मुझे कोई एरर नहीं देगा रीड करने पे, लेकिन वो शुरू शो जरूर करेगा कि भाई वो नल है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं जितने डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उतनी वैल्यूज डालूं ताकि मुझे नल ना मिले। ठीक है, एरे है तो अब ये स्ट्रिंग एरे था, वैसे ही हमारे पास होता है इंटीजर एरे। अब इंटीजर, सपोज इंट एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, वैसे ही सेम मुझे लेंथ देनी पड़ेगी। ठीक है, और वैसे ही मैं इसमें वैल्यूज डाल सकता हूँ 0। अब यहाँ पर इंटीजर है तो मुझे इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेंगी। वही सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा, बस इसमें ये होगा कि इसमें इंटीजर वैल्यूज होंगी। ओके, अब ये तो था कि सिंगल सिंगल वैल्यूज होल्ड करने की बात हो रही है। अब मैं बात करूंगा 2 डायमेंशनल एरेज की, जिसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग 2 डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग, इसका नाम ले देते हैं str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अगेन मुझे यहाँ पे लेंथ देनी पड़ेगी। अब लेंथ यहाँ पर कैसे देते हैं, उसका फॉर्मेट है रोज कॉलम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहली ब्रैकेट रेफर है रोज की, दूसरी है कॉलम की। ओके, नाउ रोज कॉलम कैसे हम देखते हैं। अब इसमें कैसे हम मल्टी वैल्यूज होल्ड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं str1, अगर मैंने कहा है, सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 2 रोज 3 कॉलम्स। ओके, तो पहली रो 0, 0th रो 0 कॉलम, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी तो मुझे 0 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया
email1@gmail.com। ओके, और सिमिलरली मैंने ये फर्स्ट रो भर दी मैंने। सिमिलरली अगर मैं इसको सेकंड रो को भरना चाहूँ, अब डाल दीजिए और यहाँ पे एक नया नेम डाल दीजिए। अब इसी चीज को मैं अगर पेट में दिखाऊं, अब मैं बात कर रहा हूँ 0 0, माने कि ये सेल की 0, 0। ओके, अब 0, 0 की वैल्यू क्या है? email1। ओके, ये आ गई मेरे फर्स्ट सेल की वैल्यू। अब 0, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम जो कि सेकंड सेल होगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, वैसे ही सेम वैल्यूज email2 जेट कॉल, यहाँ पर कुछ वैल्यू और यहाँ पर कुछ वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। ओके, वैसे ही इंटीजर एरे हो सकता है। ओके, नाउ अब सबसे बड़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम की इसकी है कि मैं स्ट्रिंग एरे में इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकता, ना कोई बूल वैल्यू दे सकता हूँ, ना कोई अदर डाटा टाइप की वैल्यू। अगर मैंने स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया तो मैं स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकता हूँ। सिमिलरली इंटीजर एरे कैन होल्ड इंटीजर वैल्यूज, और जिस तरह का डाटा टाइप का एरे होगा उस तरह के डाटा टाइप के मैं एरे वैल्यू स्टोर होगी, उसी तरह की वैल्यू स्टोर होगी, मैं दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए हमारे पास है ऑब्जेक्ट एरे। कैसे डिक्लेयर करते? न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, सिमिलरली मुझे यहाँ पर फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे ज़्यादा है, अब आप देख रहे हो कोई एरे नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है 1 डायमेंशनल एरे जिसमें मैं एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। भी बना सकता हूँ, नाम होगा वही सेम सेम चीज ऑब्जेक्ट। इसमें हम रोज अभी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कॉलम जब हम रोज पहली रो भरूंगा तो मैं उसमें कॉलम डिक्लेयर करूंगा, तो मैं सेकंड रो भरूंगा तब मैं कॉलम डिक्लेयर करूंगा। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एरे। ये कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, मल्टीपल डाटा टाइप्स होल्ड कर सकता है। वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चीज है जिसमें, अब स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग एरे है वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है, इंटीजर है इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है। क्वेश्चन पूछते हैं वो कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो मल्टीपल डाटा टाइप होल्ड कर देता है, तो उसका नाम है ऑब्जेक्ट एरे। वो 1 डायमेंशनल भी है, 2 डायमेंशनल भी है। पढ़ेंगे कि ये वॉइड क्या चीज है, स्टैटिक क्या चीज है। ठीक, अब आप ये देख रहे हो कि ये मेन मेथड है जो कि स्टैटिक है। मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट सपोज add1। और इसमें मैं दो वेरिएबल्स पास कराता हूँ। अब बी, नाउ अब अब आप देख रहे हो कि मुझे ये एरर दे रहा है। एरर क्या है कि भाई कोई रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इंट की जगह वो ऐड कर देता हूँ। अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो पहला पॉइंट, जो भी फंक्शन वॉइड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ओके, अब सपोज मैं इसमें कुछ ऐसा कर देता हूँ जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। और मैंने यहाँ लिख दिया एस ओ सम। ओके, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया अपने मेन मेथड में, क्योंकि मैं इसको एज सच तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पास भी नहीं किया है। ठीक है ना, तो अगर मुझे फंक्शन को कॉल कराना है, सपोज मैं क्या करता हूँ, add1। अब अब ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई जितनी वैल्यूज आपने यहाँ पास कराई हैं उतनी वैल्यूज यहाँ पर दें।
अगर मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज दी हैं तो मुझे 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, 2,3। अब मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर 5 आएगा। ओके, अब क्योंकि ये स्टैटिक था तो ये इसने इसको कॉल कर लिया, बट अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो यहाँ पर एरर आएगा कि भाई इसको स्टैटिक बनाओ। सो दूसरी बात हमें क्या पता चली कि स्टैटिक मेथड कैन कॉल ओनली स्टैटिक functions or method. Okay, static method can call only static functions or methods. Okay, static method of functions same thing है। okay, so अब ये मुझे एरर देगा कि भाई ये स्टैटिक है। अब नॉन स्टैटिक है, जिस फंक्शन में स्टैटिक कीवर्ड नहीं है वो नॉन स्टैटिक फंक्शन है। अब स्टैटिक फंक्शन कैन कॉल ओनली स्टैटिक फंक्शन, तो मुझे ये अपना फंक्शन स्टैटिक बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है। स्टैटिक है वो स्टैटिक, अगर उसमें कीवर्ड्स में स्टैटिक है, उस फंक्शन के नेम में स्टैटिक है तो वो स्टैटिक फंक्शन है। अगर उसमें स्टैटिक नहीं है तो वो नॉन स्टैटिक फंक्शन है। ओके, नाउ अब ये चीजें इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैन स्टैटिक फंक्शन कैन कॉल नॉन स्टैटिक, so the answer is no, static function cannot call non static function। now अब मैं एक नॉन स्टैटिक फंक्शन लाता हूँ। नॉन स्टैटिक फंक्शन का मतलब है सिंपल पब्लिक void से add to, और मैंने इसके अंदर 2 वेरिएबल्स कर दिए c, int d। ओके, और वही सेम चीज मैंने कर दी यहाँ पर c, यहाँ पे d, और मैंने प्रिंट करा दिया सम। अब क्या स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करा सकता है, हम देख लेते हैं। ऐड टू, अब मैं इसके अंदर 3,4 भेजूं तो ये मुझे एरर देगा कि भाई ऐड टू को स्टैटिक करो, इस फंक्शन को स्टैटिक करो। ओके, सो स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक फंक्शन, ओके, बट कैन नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल स्टैटिक, क्वेश्चन इज दैट। अब सपोज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेलिबरेटली कुछ भी ऐड 1 करता हूँ और से 3,7 भेज देता हूँ, कोई एरर नहीं। इससे क्या पता चलता है कि देर इज नो रूल एसोसिएटेड विद नॉन स्टैटिक फंक्शन, नो रूल एसोसिएटेड विद नॉन स्टैटिक फंक्शंस। ओके, अब सिमिलरली मैं देख लेता हूँ कि भाई स्टैटिक वेरिएबल्स का, अब मैंने पहले बताया था फर्स्ट क्लास में कि स्कोप ऑफ क्लास क्या होता है, वो इनसाइड दिस ब्रैकेट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मींस जो कि इस क्लास के अंदर होगा लेकिन सारे फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दिया स्टैटिक इंट f इक्वल टू 9। अब क्लियरली इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल बिकॉज मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगाया है। ठीक है, जहां पर भी स्टैटिक आएगा इसका मतलब है वो चीज स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक वेरिएबल है या फिर स्टैटिक फंक्शन है। अब स्टैटिक वेरिएबल है, अब मुझे पता है स्टैटिक स्टैटिक को कर सकता है इस्तेमाल। मैंने क्या किया, 2 की जगह यहाँ पे f भेज दिया तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, ये इसको ऐड करवा लेगा क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन g इक्वल टू 8 डिक्लेयर करता हूँ, तो क्या इस f की जगह मैं g लिख सकता हूँ? नहीं, ये मुझे एरर देगा। ओके, चेंज g टू स्टैटिक, कि
इसको स्टैटिक बनाओ। सो स्टैटिक functions can access only static variables and static functions। ओके, ये बात में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज ये मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे सपोज सी की जगह एफ लिखूं, कोई एरर नहीं, because there is no rule associated with non-static function. They can access static as well as non-static function। मेरे non-static कीवर्ड, non-static वेरिएबल्स और फंक्शंस के रिगार्डिंग कोई रूल नहीं है, वो किसी चीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक है चाहे वो नॉन स्टैटिक है। ओके, ये तो डिफरेंस हो गया स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक के बीच में। अब वॉइड, जहां पर भी वॉइड होता है वो नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। बट सपोज अगर मैं इसकी जगह स्टैटिक वॉइड की जगह इंट कर दूं तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे रिटर्न सम करना पड़ेगा। और ये बात याद रखनी है, जो भी मेरा यहाँ पर होगा, जैसे इंटीजर है तो मेरे को इंट रिटर्न करना पड़ेगा, अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। अब सपोज मुझे ऐड वन कॉल करना है, अब मैं करता हूँ इंट से y इक्वल टू ऐड वन एंड एफ एंड 3। ओके, नाउ मैं ये y यहाँ पर जिस मर्जी तरीके से यूज कर सकता हूँ। से मेरे पास एक और है इंट सम वन इक्वल टू y प्लस 4। ये y कहाँ से आ रही है वैल्यू, इधर से आ रही है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है। जो भी मुझे वैल्यू रिटर्न होगी, अगर वो इंटीजर में है तो मैं इंटीजर में ही स्टोर कर सकता हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं कर सकता। ओके, सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक और पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एंड से इसका कोई भी ले लो नाम str2। और मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यू भेज दी, स्ट्रिंग ए कोमा स्ट्रिंग बी। और अब भी ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, कोई वॉइड नहीं है, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। और मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। अब अगर मेरे को ये फंक्शन कॉल करवाना है तो मैं इसको सिंपल भी कॉल कर सकता हूँ, से str2 और दो वैल्यूज भेज ली, से सेलेनियम और यहाँ पे भेज दिया ट्रेनिंग। अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है तो मेरे को उसमें ही स्टोर करानी पड़ेगी, स्ट्रिंग में ही, स्ट्रिंग रिजल्ट, कोई वैल्यू, रिजल्ट वन रिजल्ट टू एंड कोई भी नाम ले लो। ओके, और मैं इसको यहाँ पे रिजल्ट वन को प्रिंट आउट करा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करूँ और देखूं, देख रहे सेलेनियम ट्रेनिंग। ओके, सो जो भी चीज फंक्शन नाम होगा, अगर वॉइड नहीं होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न टाइप वही होगा जो, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर हूँ तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा, मैं स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकता। अगर जो चीज मैं रिटर्न करवा रहा हूँ और वही सेम डाटा टाइप में मुझे उसकी वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। अगर तो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो मुझे स्ट्रिंग में सेव करनी पड़ेगी, अगर वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो मुझे इंटीजर में सेव करानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि मेरे एंड और डबल एंड का डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।